सेक्शन सी हमारा पूरा कवर हो गया। अब बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। क्वेश्चन 32 है इसमें, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r यानी कि रियल वैल्यूज से लेके रियल वैल्यूज तक डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3/4 इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। अच्छा, इसका मतलब क्या है fx1 इज इक्वल टू fx2? ये हमारा मान लीजिए x1 है, ये x2 है, और ये fx1 है और ये fx2 है। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे लिखा है लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी इन दोनों को बराबर मान लिया। तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह तो होंगे, यानी इसके दो नाम हो गए, fx1 भी fx2 भी। अब यहाँ पे क्या है, x1 की इमेज भी यही होगी और x2 की भी है। तो हम मान के चलते हैं many वन, और धीरे धीरे क्या करते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर देते थे, यानी कि ये और ये भी इक्वल है। ये और ये इक्वल होने से ये दोनों लाइन देखिए एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, कुछ इस तरह। यानी x1 x2 हमारा एक ही है और fx1 fx2 यानी वो भी बराबर ही है, यानी कि 1 1 प्रूव हो जाएगा। क्योंकि अभी हम पहली 1 मान के चल रहे हैं, धीरे धीरे 1 1 हो जाएगा। देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर हमने लेट किया है तो जहां जहां पे x है वहां एक बार x1 रखेंगे और दूसरी साइड x2, और फिर कैंसिल करके x1 इज इक्वल टू x2 ले आएंगे। यही हमारा 1 1 प्रूव हो गया। ऑन टू में लेकिन क्या होता है, fx को हम y मान लेते हैं और फिर x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x माइनस 3/4 है। अब x क्या हो जाएगा यहाँ से, 4y प्लस 3/5। अब देखिए यहाँ पे सारी रियल वैल्यूज हम रख सकते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म है नहीं y का, तो इसलिए ऊपर देखिए कोई भी रियल वैल्यूज रख सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 33 जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आया है। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू mx, the curve x square plus y square is equal to 4 and x axis in the first quadrant is pi by 2। एरिया ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हमें वैल्यू बतानी है m की। तो सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू mx, ये क्या हो जाएगी, एक ऐसी लाइन जो हमारी ओरिजिन से पास कर रही है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, ये सर्किल की इक्वेशन है जिसमें हमारा रेडियस जो है वो 2 है। तो आइए इसका पहले डायग्राम देखें क्या है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। देखिए रेडियस सर्किल का 2 है, ये लाइन है y इज इक्वल टू mx, और जहाँ पे ये मीट कर रही है वो कैसे हम निकालते हैं, इक्वेशन को दोनों को पुट करके वैल्यूज एक से सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में डालते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू देखिए x की आ गई है, यहाँ से देखिए x की आ गई 2/√1 प्लस एम स्क्वायर। ये कैसे आई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू mx है। तो जहाँ पे y है वहाँ पे mx हम पुट कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता चल जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। अब ये x आ गई है तो हम इसमें पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू हमारी आ रही है 2m/√1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम यहाँ पे पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहा है वहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है AOB, और फिर दूसरा एक रीजन आ रहा है शेडेड रीजन, वो है ABC। तो सबसे पहले AOB निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये क्योंकि ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा OB क्या होगा 2/√1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो नीचे भी तो सेम रहेगी, तो यहाँ पे 2/√1 प्लस एम स्क्वायर हो गया नीचे। और ये तो हो गया बेस। हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हमारी हो जाएगी ये जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है वही यहाँ पे भी दिख रही है हमें। तो बेस हो गया 2/√1 प्लस एम स्क्वायर और हाइट हो गई 2m/√1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा ट्राइंगल का, ये सॉल्व करने के बाद एरिया आ गया 2m/1 प्लस एम स्क्वायर। अब दूसरा जो है उसको तो हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो वैल्यू है इसकी यहाँ पे 2/√1 प्लस एम स्क्वायर है, और ये जो C पॉइंट है यहाँ तक ही इंटीग्रेट करना है। तो इसकी वैल्यू है 2, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है 2,0। तो यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेट करेंगे और y dx, तो y की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो क्योंकि इक्वेशन हमें दी है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो
तो y हमें निकालना है तो रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के टर्म्स में ही हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 के बराबर, क्योंकि a स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, तो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमारी यहाँ तक आ गई। लेकिन इसमें लिमिट्स भी रखी हैं, क्योंकि 2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर से 2 तक है। उसको पुट करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ पाई माइनस 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। और ये एरिया की वैल्यू है, एरिया ऑलरेडी हमें गिवन है पाई बाय 2 के बराबर, तो इसको पाई बाय 2 से इक्वेट करेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2 के बराबर। अब ये 2 नीचे चले जाएगा तो पाई बाय 4 हो जाएगा, और फिर साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो साइन ऑफ पाई बाय 4 हो जाएगा, यानी कि साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। m की 2 वैल्यू आ रही है +1 और -1। ये काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको इंटरप्रेट करना है कि ये डायग्राम आप कैसे बनाए, बाकी फिर आसानी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 34, इसमें भी 2 पार्ट है और ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। पहला है A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है और बताना है हमें कुछ प्रूव करना है। तो A क्यूब हमें निकालना है, A स्क्वायर A, और I मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये हमारा I हो जाएगा, और 2I के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है आपके लिए। A क्यूब की जगह हम A स्क्वायर इंटू A लिखेंगे, और A स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे भी हम A को 2 बार लिखेंगे, यानी इसको पूरा हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 21 0 34 12 8 और 23 और 34 0 55, और इस साइड भी यही आ रही है, और दोनों को माइनस करेंगे तो 0 वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, और इसी को हम लोग केवल ऐसे 0 या O भी लिख सकते हैं और यही प्रूव करना था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा। आइए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। If A is equal to 3 2 5 minus 7 then find A inverse and use it to solve the following system of equation। तो A inverse निकालने के लिए सबसे पहले तो A का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और देखेंगे क्या वो 0 तो नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तभी A inverse एग्जिस्ट करता है, therefore A inverse exist, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होती है उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, और फिर ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का। तो यहाँ से हमने ये ए इनवर्स निकाल लिया। अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है 3x + 5y = 11, तो एक मैट्रिक्स बनेगी 3 5 2 - 7 इंटू x अपॉन y = 11 है और -3 है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आप देख रहे हैं किस तरह दिख रही है, ये कुछ A ट्रांसपोज की तरह दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे A ट्रांसपोज इंटू x लिख दिया इक्वल टू B। यहाँ पे वैसे तो AX इज इक्वल टू B लिखते हैं, लेकिन ये जो है वो हमें A के ट्रांसपोज की तरह दिख रही है। देखिए ऊपर जो A आया है इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 2 5 and -7, और यही कुछ मैट्रिक्स हमें बन के दिख रही है नीचे। तो हमने यहाँ पे लिखा है A ट्रांसपोज इंटू x इज इक्वल टू B, यानी x क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू B। अब एक प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, अगर A ट्रांसपोज का इनवर्स है तो उसको हम A इनवर्स का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। A इनवर्स ऑलरेडी हमारा भी पिछले स्टेप में आ चुका है, वो लिखेंगे, और फिर जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर टर्म्स हैं उनका ट्रांसपोज कर देंगे। -1/31 का तो ट्रांसपोज होगा नहीं, वो कांस्टेंट है। ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिसेस को, और ये मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 2 की है और ये हमारी है 2 क्रॉस 1 की। तो रिजल्ट हमारा 2 क्रॉस 1 में ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1/31 इंटू -62 अपॉन, यह मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्या लिखा है -62 अपॉन -31। अब ये जो 31 है माइनस का अंदर जाके डिवाइड होगा दोनों टर्म से, तो 2 और 1 बचेगा, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है।
अगला हमारा क्वेश्चन 35, इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ b सो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, आल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे जहां से ये पास कर रहा है, जो कि हो जाएगा 1 b और 3, और इसके क्या हो जाएंगे 4 1 और यहाँ पे 0। और डायरेक्शन रेशियोज भी देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है और 4 है लाइन 1 का, और यहाँ पे 5 2 और z के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो 5 2 1 है लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज। तो हमने दोनों लाइन के इंडिविजुअली पॉइंट निकाल लिए जहां से वो पास कर रही है, ये, और दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल लिए। उसके बाद क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 a2 या a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ये a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज लाइन 1 के, और a2 b2 और c2 लाइन 2 के। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इक्वल कर देंगे 0 से क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमारे पास b की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि आ रही है 2 के बराबर। ओके, क्वेश्चन 35 का ही अगला क्वेश्चन है ऑप्शनल में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD whose vertices are A, B, C and D, और इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और हमें ये नहीं कहा है कि किस फॉर्मेट में निकालनी है, आप चाहे वेक्टर फॉर्मेट में निकालिए चाहे कार्टेशियन में। हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट में निकाला है। तो सबसे पहले दोनों चारों पॉइंट्स हम लिख लेंगे, सबके कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद ए बी जो है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, b माइनस ए। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये हम इसी को b1 कहते हैं। इसी तरह BC में C माइनस बी करेंगे, CD में D माइनस सी और DA में A माइनस डी करेंगे। तो यहाँ पे हमने b1 b2 b3 और b4 निकाल लिए हैं। और ये निकाला क्यों है, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो कुछ इस तरह होती है, वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1, या फिर ओरिजिनल जो होती है वो होती है वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। क्योंकि यहाँ पे कई सारे हैं इसलिए b1 b2 b3 और b4 कर लिया। अब आप कहेंगे a1 a2 a3 और a4 क्या है, वो वही कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यानी कि जब हम ab की निकालेंगे इक्वेशन तो 4 7 और 8 इनमें i j और k लगा देंगे तो ये हमारा a1 हो जाएगा। और क्योंकि चार अलग अलग निकालने हैं तो लैम्डा म्यू बीटा और गामा ये अलग अलग आप वेरिएबल भी लिख लीजिए। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई पहले साइड की AB की। इसी तरह BC की आ गई, BC में भी A2 जो है वो हमने क्या किया है, जो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख दिए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस न्यू टाइम्स ऑफ जो हमारा डिफरेंस आया है दोनों का वो भी वेक्टर फॉर्मेट में ही लिखेंगे, 3i माइनस 3i कैप माइनस 5j कैप और माइनस 3k कैप। इसी तरह चारों साइड की हमारे इक्वेशन आ जाएगी और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन आप चाहे तो कार्टेशियन फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्मेट में निकाला है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट सेक्शन यानी सेक्शन ई पे, और इसका क्वेश्चन 36 है जो कि है एन ऑक्टागोनल प्रिज्म इज अ 3-dimensional polyhedron bounded by 2 octagonal bases and 8 rectangular side faces. It has 24 edges and 16 vertices. The prism is rolled along the rectangular faces and the number of bottom face is noted. Let x denote the number obtained on the bottom face and the following table give the probability distribution of x. तो हमें probability distribution दिया है x का जो कि है it is denoting the number of x is denoting the number obtained on the bottom face, यानी नीचे वाले फेस पे जो नंबर आ रहा है वो x डिनोट कर रहा है। और क्या क्या आ सकता है, 1 से लेके 8 तक आ सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी p के टर्म्स में दी है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वो p की वैल्यू ही पूछेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p पूछा है। तो देखिए समेशन ऑफ px क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर। तो जितने भी टर्म हमें नीचे दे रखे हैं px में उन सबको ऐड कर देंगे और 1 के बराबर कर देंगे, उससे हमारी कुछ इक्वेशन फॉर्म होगी। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, उसको हम फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद p की वैल्यूज निकालेंगे। तो p की वैल्यू एक -1 आ रही है और एक 1/10। फ्रैक्शन में तो आ सकती है पर नेगेटिव में नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर देंगे, यानी p की वैल्यू 1/10 हो गई। अब इसी में दूसरा पार्ट है फाइंड px ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 में p7 हम लेंगे और p8, यानी 2p स्क्वायर प्लस 7p स्क्वायर प्लस p, यानी कि 9p स्क्वायर प्लस p। जहाँ जहाँ p है वहाँ पे 1/10 लिख देंगे।
तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 9p² प्लस p की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहाँ पे p था वहाँ पे हमने 1/10 लिख दिया, तो वैल्यू आ गई 19/100। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 के थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें दो पार्ट दिए हैं। तो पहला है px इज इक्वल टू 3m। 3 एक हमारा कोफिशिएंट है, m भी कोई इंटीजर है। तो m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है जरा सोचिए, इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो एक तो हो सकती है m की वैल्यू 1, यानी px इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और अगर m की वैल्यू हम 2 लेंगे तो क्या होगा, px इज इक्वल टू 6। 3 नहीं लिख सकते क्योंकि pm इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 3 इंटू 3 अगर करेंगे, अगर m की वैल्यू 3 है तो वो 9 हो जाएगा। तो 9 तक तो है ही नहीं, 80 तक है, इसलिए हम केवल 3 और 6 को इंक्लूड करेंगे। और px इज इक्वल टू 3 पे हमारी वैल्यू है 2p, यानी कि 2 इंटू 1/10 यानी 1/5। और px इज इक्वल टू 6 पे p² है, यानी कि 1/100 है। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 के थर्ड का सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट, फाइंड द मीन ex। ex का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन होता है p इंटू एक्स का, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इंडिविजुअली हर लेवल पे फिर उसके बाद ऐड करेंगे। तो इसको भी देख लीजिए कैसे करना है। ex इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, और सारे हम मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। लास्ट में जब पूरी इक्वेशन ऐड हो जाएगी उसके बाद हम p की वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3.76। तो फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, और ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी 2 है ये। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अ टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर इज टू बी डग। The tank should have a square base and a capacity of 250 meter cube. The cost of land is 5,000 per square meter and cost of digging increases with depth, and for whole tank it is 40,000 h square rupees, where h is the depth of the tank in meters, x is the side of square base of the tank in meter। यानी वॉल्यूम हमें ऑलरेडी टैंक का दे रखा है 250 मीटर क्यूब, इसका बेस जो है वो स्क्वायर बेस है और डेप्थ है वो h के बराबर है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमें पूछा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग द टैंक इन टर्म्स ऑफ x। तो कॉस्ट फंक्शन हमें बताना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑलरेडी हमें गिवन है 250 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ सेम है तो हमने x मान लिया उसको। तो एक इक्वेशन फॉर्म होके आ रही है h इज इक्वल टू 250/h²। और हमें कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ लैंड इज ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर। तो बेस ऑफ टैंक इज स्क्वायर विद x इंटू एक्स साइड, देयरफॉर एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड विल बी x²। नीचे का जो एरिया हो जाएगा वो x² हो जाएगा, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड क्या हो जाएगी, पर मीटर स्क्वायर है और टोटल x² है, इसलिए 5,000 x² हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या है, क्वेश्चन में दी है आपको 40,000 h², यानी टोटल कॉस्ट फंक्शन इसको और जो क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे h² है, यहाँ x², तो एक रिलेशन हमने बनाया है h का। आप चाहे तो उसको यहाँ पे पुट करिए और उसके बाद दोनों को x के टर्म्स में ले आइए, चाहे कि आपको पुट करना ही पड़ेगा, तभी ये एक इक्वेशन फॉर्म होगी कॉस्ट फंक्शन की x के टर्म्स में। तो कुल मिला के वॉल्यूम हमें क्यों गिवन था, ताकि हम एक रिलेशन डिराइव कर सके h और x का, और उसको फिर हमने यहाँ इक्वेशन बना दी। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जहाँ पे dc/dx निकालना है, यानी c कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था, तो उसकी वैल्यू ये आ रही है हमारे पास। और थर्ड पार्ट है मिनिमा बताना ही है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द कॉस्ट c इज मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dc/dx इक्वल टू 0 करते हैं टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए, और उसके बाद d2c/dx² में वही x की वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से 10 आ रही है, जब इसको हमने 0 पे इक्वेट किया, 0 से इक्वल किया, और उसके बाद d2c/dx² में जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 10, तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है नहीं, तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें x इज इक्वल टू 10 पे मिल गया। अब यही x की वैल्यू 10 जो है वो आप कॉस्ट फंक्शन में पुट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या वो पूछी है आपसे? हाँ पूछी है, वही पूछा है कि कॉस्ट c इज मिनिमम। तो कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी 10 पुट करने पे, 7,50,000 रुपीज।
तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 38 पे। ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अ वॉलीबॉल प्लेयर सर्व्स द बॉल व्हिच टेक्स अ पैराबोलिक पाथ गिवन बाय द इक्वेशन h of t is equal to -7 by 2t square plus 13t by 2 plus 1 where h of t is the height of the ball at any instant time t in second। और टाइम तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। और इसका पहला पार्ट है इज एच टी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये आपको दिख रही इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस तो होगी ही होगी। और इसी का रीजन भी जस्टिफाई करना है तो आप यही लिख देंगे यस इट इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज बीइंग पॉलिनोमियल इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसी क्वेश्चन 38 का सेकंड पार्ट भी है फाइंड द टाइम एट व्हिच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि h डैश t निकालेंगे, उसके बाद h डबल डैश t जो कि -7 आ रहा है, और फिर h डैश t इक्वल टू 0 पे जो t की वैल्यू है वो हम h डबल डैश t में पुट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि केवल कांस्टेंट टर्म है। फिलहाल यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी इस वाली इक्वेशन से, ये वाले से, t विल बी इक्वल टू 13/14 सेकेंड्स। यानी कि इस टाइम पे हमारी h की वैल्यू मैक्सिमम आ रही, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेस देन 0 यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी टाइम 13/14 सेकेंड पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, इसलिए यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि टाइम ही हमें निकालने को कहा था। तो फ्रेंड्स हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है विद सॉल्यूशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको IQ क्लासेस में ये सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा आइए ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है iqclasses.in और इसमें आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड सॉल्यूशंस के सेक्शन में 2023 में जाना है और फिर यहाँ पे आपको क्लास 12 में CBSE मैथ्स में जाना है। ये आपको पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएगा 2023 का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।